हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है बौद्धिक संपदा से। आज हम अध्ययन करेंगे बौद्धिक संपदा का। लेकिन बौद्धिक संपदा को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर संपदा क्या होती है। तो कोई भी चीज जिसका उत्पादन किया गया हो वह क्या होती है? संपदा होती है। ध्यान रखिए, आपने एक चीज का नाम सुना होगा जिसे बोला जाता है प्राकृतिक संपदा। पढ़ा होगा भूगोल के अंतर्गत। प्राकृतिक संपदा में क्या होता है? ऐसी संपदा, ऐसे संसाधन जिन्हें हम प्रकृति के आधार पर उत्पन्न करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। प्रकृति उनका उत्पादन करती है और उन्हें हम प्राप्त करते हैं। तो वह क्या कहलाती है? प्राकृतिक संपदा। लेकिन कुछ ऐसी संपदा भी होती है जो मानव के दिमाग की उपज होती है, मानव की बुद्धि की उपज होती है। उस संपदा को क्या कहा जाता है? बौद्धिक संपदा कहा जाता है। क्लियर हुआ बौद्धिक संपदा क्या होती है? संपदा ऐसी होती है जो उपज हो किसी की। अब जिसकी उपज होगी, प्रकृति की होगी तो प्राकृतिक संपदा होगी, और यदि बुद्धि की होगी तो वह बौद्धिक संपदा होगी। अब बौद्धिक संपदा के आधार पर कोई चीज उपज होती है, मान लीजिए प्रकृति ने उसको उपज किया उसका, तो इस पर तो कोई भी अधिकार कर लेता है, जो उसे छीन लेता हुआ उसका हो जाता है। लेकिन प्रकृति किसी चीज पर ना तो केस कर पाती है ना कुछ कर पाती है। लेकिन इसके लिए भी, इसके संरक्षण के लिए, इसका अधिक से अधिक दोहन ना हो पाए, उसके लिए भी बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। इसी तरीके से चूंकि ये तो प्रकृति द्वारा देन है, तो प्रकृति तो इस पर कुछ नहीं बोलती। लेकिन मानव यदि किसी चीज को उत्पत्ति करता है, किसी चीज को देता है, तो वह तो उस पर बोल सकता है कि यह मेरे द्वारा उत्पन्न की गई चीज है, इस पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए, किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी के लिए, इसी को संरक्षण देने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसे बौद्धिक संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। क्लियर हो गया? बौद्धिकता के लिए, संरक्षण के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। उन कानूनों को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बौद्धिक संपदा समझ में आ गई आपको? बौद्धिक संपदा पर जो कानूनी संरक्षण दिया जाता है, उसी कानूनी संरक्षण को क्या कहा जाता है? पेटेंट कहा जाता है। तो आपके विषय में, आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें आपको बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत पेटेंट, ट्रिप्स और ट्रिम्स, इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। यहां मैं आपको प्रारंभ में ही बता देता हूं कि यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना भी है, लघु उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना भी है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना भी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा कि बौद्धिक संपदा के अधिकार को स्पष्ट कीजिए, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आपको इसके अंतर्गत जो जो भी चीजें आती हैं, चाहे पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, ये सारी चीजें डिटेल में लिखनी होंगी। और लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इसमें अलग अलग से कॉपीराइट अलग पूछ लिया जाएगा, ट्रिप्स अलग पूछ लिया जाएगा, ट्रिम्स अलग पूछ लिया जाएगा। लेकिन यदि 3 नंबर के प्रश्न की बात करें तो इन्हीं सभी को 3-3 नंबर में परिभाषक रूप में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए एक एक करके हम सभी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पेटेंट को। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक कानूनी संरक्षण है जिसे किसके तहत दिया जाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? तो आविष्कार और खोज पर दिया जाता है। समझने का प्रयास करना। किसी भी चीज का आप आविष्कार करते हैं, किसी भी चीज की आप खोज करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? आपकी दिमाग की उपज के आधार पर ही करते हैं। आप दिमाग लगाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, उसके आधार पर आप किसी भी चीज का या तो आविष्कार कर पाते हैं या खोज कर पाते हैं। मान लीजिए आपने एक पेन बनाया, इस पेन, कुछ पेन नायाब है, ऐसा पेन है कि मान लो इस पे हम लिखते हैं तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक केमिकल के छिड़काव के द्वारा उससे लिखा हुआ दिखाई दे जाए। इसको बनाने में आपको 10 या 15 साल लग गए। ये आपके दिमाग की उपज है, आपकी मेहनत है। और इसका क्रेडिट यदि कोई और ले जाए, या आपने बना के इसका फार्मूला सामने वाले को बताया और सामने वाला उसी की तरीके से अन्य पेन बनाने लगे, जिस पर मेहनत आपने की, आपने 10 से 15 साल मेहनत करके इस पर खर्च किए और उसके बाद ये पेन बनाया, और दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ आपका फार्मूला जान के उसको तुरंत बना लिया, तो इससे तो आपको घाटा हुआ। इससे क्या होगा? मानव नई चीजों के आविष्कार में, नई चीजों की खोज में अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। तो मानव नई नई चीजों को खोजता रहे, नई नई चीजों का आविष्कार करता रहे, अपनी बुद्धि का उपयोग संपदा को सृजित करने में करता रहे। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार बनाया गया है जो अलग अलग तरीके से इनको कानूनी संरक्षण देता है। इसी तरीके से पेटेंट भी क्या करता है? जो
आविष्कार होते हैं, जो खोज होती हैं, उन्हें इस अधिकार के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यह किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा किए गए आविष्कार या खोज पर मिलने वाला कैसा होता है? संरक्षण होता है। क्लियर हुआ? किस पर मिलता है? ध्यान रखिएगा, ये खोज पर और आविष्कार पर दिया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत में जो पेटेंट कानून है वह 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, मतलब यदि आपने कोई आविष्कार किया है तो उस पर यदि आप पेटेंट करा लेते हैं कि ये पेन का आविष्कार मैंने किया है और मैं यदि इस पर पेटेंट करा लेता हूं तो यह अधिकार, मेरा एकत्र अधिकार 20 वर्षों तक रहेगा। 20 वर्ष के बाद मेरा अधिकार इस पे से चले जाएगा और ये सार्वजनिक हो जाएगी। अर्थात आपकी मेहनत का फायदा आपको 20 साल तक मिलता रहेगा। इसका उपयोग कोई और आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता। लेकिन आप यदि किसी और को अनुमति देते हैं कि नहीं आप इसका आविष्कार करिए, आप इसका उपयोग करिए, तो वो भी इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन आपकी अनुमति के बगैर कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो क्लियर है? यदि पेटेंट आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? पेटेंट में लिखेंगे कि यह कानूनी संरक्षण है जो किसी के आविष्कार या खोज, किसके आविष्कार, या तो व्यक्ति कर सकता है या उद्यम कर सकता है, उसके आविष्कार या खोज पर बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत प्रदान किया जाता है। भारत में यह 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें खोजकर्ता की अनुमति के बिना कोई अन्य उसके अधिकार या वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि वह करता है तो उस पर केस चलाया जाता है, उसे दंडनीय अपराध माना जाता है। एवरग्रीनिंग क्या होता है? देखिए, कुछ कंपनियां होती हैं, उस कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में उसने उसका पेटेंट करा लिया कि इसमें जिस फार्मूले को लगा हुआ है उसका आविष्कार हमारे द्वारा ही किया गया है। तो क्या करते हैं कि 20 वर्षों के बाद उसका पेटेंट खत्म हो जाता है, तो वो पेटेंट खत्म ना हो पाए, स्वतः ही उसका ही बना रहे और उस फार्मूले पर उसका ही नियंत्रण रहे। इसे ही क्या कहते हैं? एवरग्रीनिंग कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का यह प्रयास कि पेटेंट अवधि समाप्त होने से पूर्व उसका नवीकरण करा लिया जाए, उसे ही क्या कहते हैं? हम एवरग्रीनिंग कहते हैं। क्लियर? 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एवरग्रीनिंग क्या कहलाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार, पहले हम शॉर्ट में समझते हैं, फिर उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार है क्या? तो यह कैसा है? वैधानिक अधिकार है, अर्थात नियमों के तहत संसद द्वारा बनाकर, इसे विधान बनाकर इसे प्रदान किया गया है। उन्हीं युक्तियों पर दिया जाता है जिनसे समाज का कल्याण हो। अर्थात यदि आपने कोई आविष्कार किया है, देखिए आविष्कार और खोज पर तो किसने दिया? पेटेंट मिलता है। लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है? ऐसी युक्ति, चाहे वह चित्र हो, चाहे वह संगीत हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी कोई किताब लिखी हो या कुछ भी हो, जिससे यदि समाज का भला हो रहा है तो उन युक्तियों पर बौद्धिक संपदा अधिकार दिया जाता है। और कैसा होता है? वैधानिक होता है, अर्थात इसके उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध से माना जाता है। और कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह निर्धारित अवधि के लिए, निर्धारित समय अवधि होती है, वह समय अवधि इस अधिकार के तहत अलग से अंकित की जाती है, कितनी अवधि के लिए यह अधिकार प्रदान किया जाएगा। जैसे पेटेंट के लिए 20 वर्ष है, ऐसे अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? तो कैसा होता है? वैधानिक अधिकार होता है, उन्हीं युक्तियों के लिए दिया जाता है जिनसे समाज का भला होता है, और निर्धारित समय अवधि के लिए दिया जाता है। यदि 3 नंबर में बौद्धिक संपदा अधिकार पूछा जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यदि डिटेल में पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मनुष्य अपनी बौद्धिक गतिविधियों के जरिए जिन संपदाओं का सृजन करता है उन पर प्राप्त अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। क्या हुआ? मनुष्य अपनी बौद्धिक गतिविधियों के जरिए जिन संपदाओं का सृजन करता है, और वो संपदाएं क्या होना चाहिए? मानव की भलाई के लिए होना चाहिए। तो यानी संपदाओं के लिए जो प्राप्त वैधानिक अधिकार होता है उसे ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत ही पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, औद्योगिक डिजाइन आती है, भौगोलिक संकेतक आता है, वनस्पति विविधता आती है और व्यापार भेद आता है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से ये चीजें प्रदान की जाती हैं। पेटेंट खोज और आविष्कार के लिए दिया जाएगा, ट्रेडमार्क अलग तरीके से दिया जाएगा, कॉपीराइट अलग तरीके से दिया जाएगा, औद्योगिक डिजाइन अलग तरीके से दिया जाएगा, भौगोलिक संकेतक अलग तरीके से दिया जाएगा। तो अलग अलग खोजों, अलग अलग आविष्कार, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से जो अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत दिए जाते हैं उन्हें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार रचनाकार को उसकी खोज, रचना,
आदि के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। अर्थात उस समय सीमा अवधि के बीच में या पहले कोई भी व्यक्ति उसकी बगैर अनुमति के ना तो उसकी रचना का उपयोग कर सकता है, ना उसकी खोज का उपयोग कर सकता है, ना ही उसकी कृति का उपयोग कर सकता है। लेकिन यह केवल उन्हीं युक्तियों और सृजन या प्रसार के हेतु दिया जाता है जिनसे समाज का भला हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बना दिया, उस पर आपको बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत वैधानिक अधिकार प्रदान हो जाएगा। ऐसी युक्तियों पर ही मिलेगा जिससे समाज का भला हो रहा हो या वह समाज की भलाई के लिए बनाई गई हो। यह किसी देश में विधायी प्राधिकरण द्वारा पारित कैसा है, वैधानिक अधिकार है। अर्थात हर देश में विधायिका के द्वारा इसे वैधानिक बनाया जाता है। बौद्धिक संपदा क्या होती है? तो बौद्धिक संपदा क्या होती है? किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्य, कृति, कला, खोज या फिर डिजाइन, उस व्यक्ति की क्या होती है? बौद्धिक संपदा। अर्थात बुद्धि के आधार पर जो चीज जनरेट होती है, जिस चीज का हम उत्पादन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। उसके अंतर्गत कुछ भी आ सकता है। उसके अंतर्गत संगीत आ सकता है, रचना आ सकती है, साहित्य आ सकती है, कृति आ सकती है, कला आ सकती है, खोज आ सकती है और डिजाइन आ सकती है। क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं बौद्धिक संपदा संगठन वीपो। एक बार विगत वर्षों में मेंस में पूछा गया है, वीपो सीधा दे दिया गया था कि वीपो क्या है। अब आपको लिखना था, 3 नंबर में आपसे पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए वीपो क्या है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। तो इस संगठन की स्थापना 51 देशों द्वारा स्टॉकहोम जो स्वीडन है वहां पर वाइपो संधि के तहत की गई थी। एक बहुपक्षीय संधि हो रही थी वीपो, उसके तहत एक संगठन के निर्माण की बात कही गई थी। उस संगठन को कहा जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वीपो। कितने देशों ने इसकी स्थापना में सहयोग दिया था? तो 51 देशों ने दिया था। कितने देशों ने? 51 देशों ने। और यह सम्मेलन कहां हो रहा था? तो यह सम्मेलन हो रहा था स्टॉकहोम स्वीडन में। क्लियर हुआ? चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो यह जो संगठन है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 191 इसके सदस्य देश हैं। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो है उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसके सदस्य देश कितने हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण कब बना? तो कब बना? 1974 में संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण बना। चलिए हम समझ लेते हैं कि जो वाइपो संधि थी जिसके तहत वीपो संगठन की स्थापना हुई, तो वह वीपो संधि क्या थी। लेकिन उससे पहले हम इस संगठन के उद्देश्य भी जान लेते हैं कि इस संगठन के वास्तविक उद्देश्य थे क्या। तो इसके उद्देश्य थे बौद्धिक संपदा के संरक्षण को प्रोत्साहन करना। होता क्या था कि बौद्धिक संपदा का यदि कोई दुरुपयोग कर ले या कोई उसका उपयोग कर ले तो उससे बचाने के लिए, उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया, जो पूरे वैश्विक स्तर पर इसका नियंत्रण करता था, इसकी निगरानी बनाए रखता था। साथ ही साथ राज्य व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच विभिन्न साधनों के द्वारा बौद्धिक संपदा संघों के मध्य प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करना। अलग अलग होते थे, राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या विभिन्न प्रशासनिक संघ हैं, उनके मध्य उनको सहयोग करना और उनके मध्य जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उनको सुलझाने का कार्य इसी संगठन का होता था। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना ताकि व्यक्ति नई से नई रचनाओं का सृजन कर सकें। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाना ताकि जिस व्यक्ति के पास, जिस संस्था के पास, जिस देश के पास उस प्रौद्योगिकी की कमी हो उस कमी को पूरा किया जा सके और उसे भी प्रगति के स्तर पर आगे बढ़ाया जा सके। साहित्यिक एवं कलात्मक हेतु बौद्धिक संपदा का विकास करना, साहित्यिक और कलात्मक में बौद्धिक संपदा का विस्तार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यदि ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप 5 नंबर में भी लिख सकते हैं, और यदि 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप 3 नंबर में भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं हम वीपो संधि। तो वीपो संधि जो है वह एक बहुपक्षीय संधि है और इसके तहत ही जो वीपो संगठन है उसकी स्थापना की गई थी। इस पर चर्चा किसकी की गई थी? तो इसमें पोषण आश्रय स्थल, नई उपचार तकनीकी के स्तर पर क्या पहल की जानी चाहिए कि जो भावी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके की जो सतत विकास की अवधारणा है इस पर चर्चा की गई थी और चर्चा के आधार पर बौद्धिक संपदा अधिकार को वैधानिक सुविधा प्रदान करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका निजात करने के लिए फिर आगे चलकर वीपो संगठन की स्थापना की बात इसमें कही गई थी और इसके तहत ही वीपो संगठन की स्थापना की गई थी। ट्रिप्स क्या होता है? TRIPS, ट्रिप्स।
ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स प्रॉपर्टी राइट्स। ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए क्योंकि यह फुल फॉर्म पूछा जाता है, सबसे पहले आपको यही लिखना होगा। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। तो जो ट्रिप्स है वह क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन संधि है और किसके द्वारा है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा संचालित है। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। इसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकार को न्यूनतम मानकों को तय किया गया है, अर्थात बौद्धिक संपत्ति के जो अधिकार हैं उसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं कि इन मानकों के आधार पर यह अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, यह अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसमें 5 प्रमुख बिंदुओं को समाहित किया गया है। कौन कौन से बिंदु हैं उनको हम समझ लेते हैं। पहला है व्यापार व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा समझौतों को किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। इस पर चर्चा की गई, इस पर नियम कानून बनाए गए कि जो व्यापार व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत हैं उन्हें और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा समझौते के जो कानून हैं उन्हें किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण किस प्रकार दिया जाए, इस पर भी इसमें बातें कही गई हैं कि बौद्धिक संपदा जो अधिकार हैं उसे किस तरीके से हम पर्याप्त संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न देशों में अपने भौगोलिक क्षेत्र के उन अधिकारों को किस प्रकार लागू किया जाए। अब जो बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकार हैं उन्हें विभिन्न देशों के भौगोलिक क्षेत्र में किस तरीके से लागू करना है, उसके नियमों का उल्लंघन भी किसमें किया गया है? ट्रिप्स के अंतर्गत किया गया है। WTO के सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संपदा विवादों का निपटारा कैसे किया जाए। अब यदि WTO के जो सदस्य देश हैं, विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य देश हैं, यदि उनके मध्य बौद्धिक संपदा को लेकर यदि विवाद होता है तो उसका निपटारा किन नियमों के तहत किस तरीके से किया जाए, उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। नई व्यवस्था प्रारंभ होने के दौरान विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था का किया जाना। अब कोई यदि नई व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले हैं तो उसमें जो संक्रमणकालीन व्यवस्था उत्पन्न होती है तो उसे किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, इसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो क्लियर हुआ। इन 5 चीजों की इसमें परिचर्चा की गई है, इसमें इनके लिए नियम बनाए गए हैं। इस समझौते में यह भी निहित है कि बौद्धिक संपदा संरक्षण तकनीकी नवाचार और तकनीकी हस्तांतरण दोनों स्तर पर प्रदान की जाए। किस पर? बौद्धिक संपदा संरक्षण तकनीकी और नवाचार तकनीकी दोनों स्तर पर इन्हें प्रदान किया जाना चाहिए, हस्तांतरित किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? तो ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत, किसके अंतर्गत दिया जाता है? ट्रिप्स के अंतर्गत ही दिया जाता है। और ट्रिप्स क्या है? एक संधि है, ये आपको बता दिया है। किसके तहत है? तो WTO के तहत यह एक संधि है। तो इसके तहत ही साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक क्षेत्रों की रचनाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है कॉपीराइट के तहत। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज है उसको या तो आप पेटेंट करा सकते हैं, कॉपीराइट करा सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग उसे आप चिन्हित करा सकते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य अलग होता है, संरक्षण का तरीका अलग होता है। कॉपीराइट में क्या होता है? यह ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक क्षेत्र की रचनाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने हेतु किसी प्राधिकरण से पंजीकृत होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए आप एक कोई व्यक्ति हैं और आप एक किसी किताब को लिखते हैं या कोई गाना गाते हैं, तो उसे आप कॉपीराइट करा सकते हैं कि यह चीज मेरी है। इसके लिए आपको ना तो किसी पब्लिकेशन से जुड़ने की आवश्यकता है, ना ही किसी संस्था से जुड़ने की आवश्यकता है। पेटेंट में आपको क्या होता है? एक कंपनी से जुड़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन कॉपीराइट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो पर्सनल व्यक्ति होते हैं, जो किताब लिखते हैं, वो क्या कराते हैं? कॉपीराइट कराते हैं। यह केवल विचार की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करता है, ना कि विचार की। ध्यान रखना, आपका विचार क्या है इसके लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करता, उस विचार को आप किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। मान लीजिए मैंने ये जो नोट से लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो जानकारी दी हुई है मैंने इस तरीके से दी है, इसका मैं कॉपीराइट करा लेता हूं तो इस पर मेरा कानूनी संरक्षण हो जाएगा। लेकिन मैं इसको किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप YouTube पर देखेंगे तो YouTube पर बहुत सारे टीचर हैं जो इसी चीज को पढ़ा रहे होंगे, कॉपीराइट को इसी तरीके से पढ़ा रहे होंगे या फिर बौद्धिक संपदा अधिकार को इसी तरीके से पढ़ा रहे होंगे। मटेरियल लगभग ज्यों का त्यों ही होगा। तो इस पर यदि मैं कॉपीराइट करा लेता हूं तो क्या उन पर केस हो जाएगा? नहीं, उन पर केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यह केवल विचार की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि विचार को। अर्थात इसमें जो लिखा हुआ है उस पर कोई
कॉपीराइट नहीं होता। उसको मैं किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहा हूं आपके सामने, उस पर ही क्या होता है, कॉपीराइट होता है। जिस तरीके से, जिस हाव भाव के तहत मैंने इसे व्यक्त किया है, उसी हाव भाव के तहत, उसी तरीके से मेरी हूबहू कॉपी कोई नहीं कर सकता, बाकी इस विचार को अपने तरीके से वह व्यक्त कर सकता है। तो क्लियर हुआ कॉपीराइट क्यों होता है और कैसे होता है, क्लियर हुआ। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी है, वह किताब में मान लीजिए डेटा तो एक ही होता है, आप इतिहास की कोई किताब लिख रहे हैं तो इतिहास में जो सिंधु घाटी सभ्यता में घटनाएं हुई हैं, जहां से जो उपकरण मिले हुए हैं, जहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आप वही लिखेंगे। लेकिन उसे अभिव्यक्त करने का तरीका होता है, कोई लाइन में ही लिख देता है, कोई फ्लो चार्ट में लिख देता है, कोई थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखता है, कोई थोड़ी सी सरल भाषा में लिख देता है। तो उसको जो अभिव्यक्त करने का तरीका होता है, उस तरीके पर आप कॉपीराइट करा सकते हैं, उस मटेरियल पर कॉपीराइट नहीं करा सकते हैं। एक होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, तो कोई भी निशान या निशानों का संयोजन जो एक उपक्रम की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे उपक्रमों की वस्तुओं या सेवाओं से अलग करने में सक्षम होता है, ट्रेडमार्क कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आइडिया में उल्टा आई बना होता है, वो क्या है, ट्रेडमार्क है। अर्थात वह है आइडिया लिखने का एक अलग तरीका है कि मेरी कंपनी का ये क्या है, चिन्ह है। आपने देखा होगा कोई भी ब्रांड है, यह ब्रांड का नाम भी हो सकता है। आइडिया का नाम देख लीजिए, एयरटेल का नाम देख लीजिए, बीएसएनएल का नाम देख लीजिए, जियो का नाम देख लीजिए। इनके नाम लिखने का जो तरीका होता है, ब्रांड का जो नाम होता है, थोड़े से अलग तरीके से इसे लिखा जाता है। इसे हमेशा के लिए रजिस्टर कराया जा सकता है। आपने कंपनी जैसी खोली है तो ट्रेडमार्क के द्वारा आप इसे हमेशा के लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वह नाम, वह डिजाइन आपकी ही रहेगी। उदाहरण के लिए आप नाइक में कुछ इस तरीके से बना होता है कि नहीं बना होता। तो इस तरीके से जो चिन्ह है वो हमेशा के लिए नाइक ने क्या करा लिया, उसका ट्रेडमार्क करा लिया कि ये मेरी ही कंपनी का चिन्ह है। अब कोई भी कंपनी यदि उस जूते को बनाएगी, वैसे ही जूते को बनाएगी, तो वहां पर इस तरीके का ज्यों का त्यों लोगो नहीं बना सकती। इस लोगो को बनाने में या तो वो स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी करेगी, या फिर यहां पर जो ये चिन्ह बना हुआ है इसमें कुछ गड़बड़ी करेगी। क्यों, सीधा का सीधा चिन्ह बनाएगी तो वह कानूनी संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीजें, फेक चीजें आ जाती हैं। आप कोई जूता खरीदने जाते हैं, आप बोलते हैं कि मैं नाइक का जूता खरीद लूं या फिर एडिडास के जूते खरीद लूं, लेकिन आप देखते हैं कि उसमें एडिडास की जगह पे कुछ और लिखा होता है, वो चीज आप नहीं समझ पाते। तो उसके लिए आपको जो ये ट्रेडमार्क होते हैं, इनका ध्यान रखना है कि किस कंपनी का कौन सा है, और यदि वही ट्रेडमार्क है तो वह कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। उसको फेक प्रोडक्ट के रूप में कोई नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि इस पर उनका ट्रेडमार्क होता है। एक होती है औद्योगिक डिजाइन। औद्योगिक डिजाइन क्या होती है, तो यह रचनात्मक गतिविधि है जो वस्तु की बनावट या औपचारिक उपस्थिति को बताती है, वस्तु की बनावट को बताती है। नाइक का जूता है तो उसमें जो ट्रेड बना दिया तो वो तो ट्रेडमार्क हो गया, चिन्ह ट्रेडमार्क हो गया, लेकिन वो जूते की आकृति कैसी है। जूते भी कई प्रकार के होते हैं, कोई स्पोर्ट्स जूते होते हैं और स्पोर्ट्स जूते में भी अलग अलग तरीके का जो शू होता है या बहुत सारी चीजें होती हैं, वह अलग अलग तरीके के होते हैं, डिजाइन अलग होती है। तो वह जो डिजाइन होती है वो क्या कहलाती है, औद्योगिक डिजाइन कहलाती है। किसी वस्तु के लिए सजावटी या सौंदर्यात्मक का पहलू भी हो सकती है। यह वस्तु के आकार, सतह के रूप में त्रियामी पैटर्न, लाइनों या रंगों के रूप में द्वियामी भी हो सकती है। आपने देखा होगा जैसे कि 50-50 बिस्किट होता है, वह बिस्किट कैसा होता है, इस तरीके का चौकोर होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, सॉरी, और उसमें क्या होते हैं, ऐसे छेद होते हैं। तो वो क्या होता है, उसका औद्योगिक डिजाइन है कि मेरे बिस्कुट का जो डिजाइन है वो इस तरीके से रहेगा। क्लियर है। आपने देखा होगा जैसे घड़ी निरमा होता है, सर्फ एक्सेल होता है, आप देखेंगे कि इसमें जो निरमा डला होता है, ठीक है, इसमें जो सॉरी निरमा तो एक कंपनी है, जो सर्प डला होता है, उस सर्प की कलाएं अलग होती हैं। कोई थोड़े से हल्के ब्लू कलर का होगा, किसी में थोड़े अलग कलर के पॉइंट डले होंगे। तो ये क्या करते हैं, उनकी डिजाइन होती है। वो डिजाइन क्या कहलाती है, प्रोडक्ट की औद्योगिक डिजाइन कहलाती है। क्लियर हुआ। भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक क्या होता है, मान लीजिए मेरी जगह पर कोई एक विशेष चीज पाई जाती है और वह मेरी ही जगह को प्रदर्शित करे। मान लीजिए जैसे कि झाबुआ में मुर्गा पाया जाता है, ठीक है, काला मुर्गा पाया जाता है, या फिर हम बात कर लें कि बीकानेरी भुजिया, बीकानेर की जो भुजिया वो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग हैं, मान लीजिए कहीं का रसगुल्ला फेमस होता है, कहीं की मिठाई फेमस होती है, कहीं की जलेबी फेमस होती है, तो वो लोग चाहें कि मेरी इस मिठाई को मेरे इस क्षेत्र के नाम से आधार पर ही जाना जाए, या फिर इसका जो उत्पादन है वो विशेष तौर पर यहीं से हुआ है और इसकी विशेषता यहीं से जुड़ी हुई है, तो उसको भौगोलिक संकेतक के द्वारा हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उसके आधार पर वह चीज वहीं से संबंधित हो जाती है।
एक ऐसा संकेतक जो वस्तुओं की पहचान जैसे कि कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं आदि एक देश के राज्य के क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है। भौगोलिक संकेत कहलाता है कि ये चीज वहीं पर उत्पादित होती है। जैसे कि बासमती चावल का भी भौगोलिक संकेतक कई देशों ने अलग अलग करवा रखा है कि इस प्रकार का बासमती चावल यहीं पर ही होता है। अब यदि उसका कोई और भौगोलिक संकेतक कराना चाहता है तो वह उसका भौगोलिक संकेतक नहीं करा सकता। उदाहरण के लिए फ्रांस ने शैंपेन का रजिस्टर्ड करा रखा है, बीकानेरी भुजिया, आगरा का पेठा, इनके नाम से ही जाने जाते हैं। पेठा का नाम आएगा तो पेठे बहुत होते हैं, लेकिन यदि बोला जाए आगरा का पेठा तो वह आगरा का ही होगा, उसकी विशेषताओं वाला होगा। क्लियर हुआ? चलिए ट्रिम्स की बात कर लेते हैं। ट्रिम्स क्या होता है? ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। किसका? इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ध्यान रखिएगा, ट्रिप्स अलग था, वह WTO के तहत था, और इन्वेस्टमेंट मेजर्स ये अलग है। जो ट्रिम्स का संबंध है उन प्रतिबंधों और शर्तों से होता है जो कोई देश अपने देश में होने वाले विदेशी व्यापार या विनियोग के संबंध में लगाता है। ट्रिम्स में क्या होता है, बहुत सारे देश होते हैं वो सोचते हैं कि कोई विदेशी कंपनी यदि हमारे यहाँ आ रही है तो वह हमारे यहाँ इन शर्तों पर ही काम करेगी, तो उन पर क्या करते हैं, वह सारे प्रतिबंध लगा देते हैं, जिससे वह देश बंद अर्थव्यवस्था की ओर जाने लगता है, खुली अर्थव्यवस्था की ओर से। तो देश बंद अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट ना हो, खुली अर्थव्यवस्था में बना रहे। यह जो प्रतिबंध अन्य कंपनियों पर लगाए जाते हैं वह प्रतिबंध ना लगाए जाएं, उनके लिए ट्रिम्स काम करता है। क्लियर है? व्यापार संबंधी निवेश उपाय समझौता जो ट्रिम्स है, उरुग्वे दौर की अंतिम वार्ता में वर्ष 1994 में हुई बहुपक्षीय वार्ता का परिणाम है। 1994 में बहुपक्षीय वार्ता हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप ट्रिम्स का जन्म हुआ था। ट्रिम्स कब लागू हुआ? तो जनवरी 1995 में इसे लागू किया गया। यह किससे जुड़ा हुआ है? तो गेट समझौते से जुड़ा हुआ है, और इस समझौते का उद्देश्य उन विसंगतियों को दूर करना जो निवेश मापदंड में हैं, जिसके माध्यम से निवेश में रुकावटें उत्पन्न होती हैं, उन मापदंडों को समाप्त करना है। तो यह है 5 निवेश मापदंडों में प्रमुखता दी जाती है। 5 निवेश मापदंडों में इसमें प्रमुखता दी जाती है। कौन कौन से समझ लेते हैं। पहला है विदेशी निवेशकों पर स्थानीय आगतों का उपयोग करने संबंधी। कोई भी देश इस तरीके के प्रतिबंध नहीं लगा सकता है विदेशी निवेशकों की कि यदि आप यहां पर निवेश कर रहे हैं तो यहां पर उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ही आपको उपभोग करना पड़ेगा, आपको यहीं पर उपस्थित होने वाले वस्त्र को पहनना पड़ेगा, यहीं का खाना खाना पड़ेगा। इस तरीके के कोई प्रतिबंध या कोई शर्तें नहीं रख सकता है। वह व्यक्ति जहां का चाहे वो पहन सकता है, जहां का चाहे वह खा सकता है। आयात आगतों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को निर्यात आयात द्वारा संतुलित करना। अब आयात आगतों पर खर्च होने वाली, यदि आपने कोई चीज खरीदी है उस पर आपकी जो विदेशी मुद्रा खर्च हुई है और कोई देश चाहने लगे कि हम निर्यात के आधार पर या यहां पर जो काम हो रहा है उसके आधार पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर लें, तो इस पर भी इसमें नियम बनाए गए हैं। आयातित उत्पाद आगतों के रूप में प्राप्त होने की शर्त के रूप में निर्यात के लिए उत्पादन करने संबंधी, अर्थात आप उस कंपनी से इस तरीके से कहें कि यदि आप किसी चीज का निर्यात करने वाले हैं तो आपको आयात भी करना होगा। यदि आप विदेशी चीजों का आयात कर रहे हैं तो इस शर्त पे कि जो हम बनाएंगे वो आप भी खरीदो, तो ऐसी कोई शर्तें लागू नहीं होंगी। इसके भी इसमें नियम दिए गए हैं। स्थानीय उत्पादन के एक विशिष्ट अनुपात से अधिक का निर्यात करने जैसे प्रतिबद्धता लादना, अर्थात एक लिमिटेशन निश्चित नहीं करना कि आप इससे ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इतना ही उत्पादन कर सकते हैं, तो इसके भी नियम इसमें दर्शाए गए हैं। साथ ही साथ समतापूर्ण राष्ट्रीय व्यवहार से जुड़े गैर प्रावधानों से संगत नियमों को समाप्त करना, अर्थात जो इस समझौते से समता नहीं रखते हैं ऐसे नियमों को क्या कर देना, हटा देना, उसके लिए भी नियम इसमें संकलित किए गए हैं। तो क्लियर हुआ ट्रिम्स और ट्रिप्स क्या होते हैं, बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या होता है, बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत आने वाला पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक क्या कहलाते हैं। अब यदि इस पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न बन जाता है तो आप इनको डिटेल कर करके भी लिख सकते हैं, और यदि लघुत्तरीय प्रश्न बनता है तो आप उसके आधार पर भी इसे डील कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले चीजों के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।